बच्चों नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स के माध्यम से। और आज हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। हमारा जो पिछला वीडियो था वो था मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व कब बढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो मैक्रो शब्द है कहाँ से लिया गया, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, ये सब बातें हमारी पिछले वीडियो में हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो, सबसे पहले आपको वो वीडियो देखना है, क्योंकि स्कोप को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र है क्या, तभी तो उसका क्षेत्र हम पढ़ेंगे। और यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको साथ के साथ मिल जाएंगे और आपके लिए जो डेली अपडेट्स आएंगी चैनल के ऊपर उनके बारे में आपको पता चलता रहेगा। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले हम इसी शब्द को पढ़ेंगे कि ये जो स्कोप है, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, स्कोप या क्षेत्र, इसका मतलब क्या है, किसे कहेंगे क्षेत्र, किसे कहोगे स्कोप। स्कोप का मतलब है, स्कोप का अर्थ या मीनिंग आप कह सकते हो, क्षेत्र का अर्थ है उन बातों को इसमें शामिल किया जाएगा जिन बातों के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो हमारी समष्टि अर्थशास्त्र है, उसमें किन किन बातों को शामिल किया जाएगा, किन किन बातों की स्टडी की जाएगी, किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा, यही क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, क्षेत्र है। बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट आपका क्या है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखिए, मैं इकोनॉमिक्स की भाषा से बाहर जाकर आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जब भी हम कोई काम करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी आय क्या है, ताकि हम अपने काम से संबंधित सही डिसीजन, सही फैसला ले सकें। वही बात आती है एक नेशन को लेकर, एक इकोनॉमी को लेकर, उसे भी ये पता होना चाहिए कि उसके देश की इनकम क्या है, नेशनल इनकम है क्या। अब बात आती है नेशनल इनकम की। वैसे तो आपके पास 4th और 5th दो चैप्टर हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में नेशनल इनकम के नाम से, उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको बता देता हूँ मीनिंग के तौर पे कि सबसे पहले किसी भी देश को अपनी नेशनल इनकम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। जो नेशनल इनकम है इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसकी गणना कैसे होगी, या नेशनल इनकम के बारे में जानकारी कैसे हासिल की जाएगी। आमतौर पे यदि कहा जाए किसी भी देश या किसी भी इकोनॉमी के जो नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, उनकी जो इनकम है उसको जोड़कर या नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई इनकम के आधार पर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की जाती है। फिर बारी आती है इसमें रिलेटेड एग्रीगेट्स की। अब रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या है, जब भी आप नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसमें एक चीज़ आती है आपकी जीडीपी, जिसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक बात आती है इसमें एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक बात आती है इसमें एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और एक बात आती है इसमें जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये क्या है, इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, क्योंकि अगर हमें नेशनल इनकम के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है। दो चीज़ें और इसमें हम पढ़ते हैं साथ ही साथ। एक बात होती है मार्केट प्राइस के बारे में
और एक बात होती है फैक्टर कॉस्ट के बारे में। तो ये सारी बातें क्या है, नेशनल इनकम से रिलेटेड हैं, इनको हम कहेंगे रिलेटेड एग्रीगेट्स। फिर बात आती है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग किया था, जो इससे पिछला वीडियो था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उसमें मैंने मेन प्रॉब्लम ही किसकी बताई थी, अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो इसका मेन मुद्दा ही ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ख़त्म किया जाए। आखिर ऐसे क्या साधन है अपने पास, क्या समाधान है जिसके आधार पे हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। इससे संबंधित हमारी दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा तो है क्लासिकल, जिसमें रिकार्डो, पेगू, माल्थस आदि ने बताया है, और एक विचारधारा है केन्जियन। इन दोनों में विभेद है, इन दोनों में अंतर है। जो आपकी क्लासिकल विचारधारा है ये तो ये कहती है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, सरकार का, गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और हर अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है। लेकिन जो केन्जियन विचारधारा है, जे.एम. केन्स के बारे में हमने बात की थी, जिन्होंने 1936 में बुक लिखी थी, वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। केन्स ने ये कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पहली बात तो फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ आपको ऐसे फैक्टर मिलेंगे जो काम नहीं कर रहे, वो चाहे अपनी मर्जी से ही क्या हो, बेरोज़गार हों, काम करना ना चाहते हों, लेकिन आपको फैक्टर अवश्य मिलेंगे जिनके पास कोई काम नहीं है या जो काम नहीं कर रहे। इसीलिए जो केन्जियन विचारधारा है इसे व्यवहारिक माना जाता है, मतलब ये एक ऐसी विचारधारा है जो आपकी वास्तव में लागू होती है। और केन्स का ये मानना है कि बिना सरकार के इंटरफेयर के, बिना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के जो फुल एम्प्लॉयमेंट है या जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की बात है वो पॉसिबल नहीं है। यदि हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें देश की सरकार, देश की गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम यही पढ़ेंगे कि हमारे देश के अंदर बेरोज़गारी कितनी है, उस बेरोज़गारी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। ये सब बातें कहाँ आएंगी आपकी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। फिर बात आएगी थ्योरी ऑफ मनी। देखिए, मनी के बारे में हमने पढ़ा। मनी से पहले आपने पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम के बारे में। क्या था? कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं इसको, वस्तु के बदले वस्तु। हिंदी में कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद किसका जन्म हुआ? मनी का जन्म हुआ। पैसे की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर बात साथ की साथ होगी बैंकिंग की। अब थ्योरी ऑफ मनी में क्या पढ़ा जाएगा? थ्योरी ऑफ मनी में देखा जाएगा कि आप मनी को कंट्रोल कैसे करोगे। कंट्रोल का मतलब क्या है कि अगर ये जो मनी है एक्सेस में है, ज़्यादा है, तो ये भी नुकसानदायक है। ज़्यादा मनी होने का मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा बहुत है। अगर लोगों के पास पैसा है तो वो काम क्यों करेंगे? अगर वो काम नहीं करेंगे तो देश में रोज़गार नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, और उससे क्या होगा? हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यदि इसकी कमी है तब भी ये नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो डिमांड किस चीज़ की करेंगे, कैसे करेंगे, किस आधार पे वो डिमांड करेंगे? तो मनी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एक जो सफिशिएंट मनी है वो आपकी मार्केट के अंदर होनी चाहिए, ताकि डिमांड और प्रोडक्शन दोनों का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हम बोलते हैं वो बना रहे। इसके बाद बारी आई थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल की। इसमें हम बात करते हैं, देखिए, नॉर्मल जो जनरल प्राइस लेवल है आपका, जो आमतौर पर आपकी बाज़ार में कीमतें पाई जाती हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे क्या देश के अंदर किसी प्रकार की कोई इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब कीमतों का बढ़ना, और डिफ्लेशन का मतलब है कीमतों का कम होना। इन्फ्लेशन को हम महंगाई कह सकते हैं
और डिफ्लेशन को हम मंदी की अवस्था कह सकते हैं। अगर महंगाई बढ़ती है ये भी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है, और यदि अर्थव्यवस्था में मंदी की अवस्था पाई जाती है तो वो भी क्या है, नुकसानदायक है। हमें यहाँ कंट्रोल करना है अपने प्राइस लेवल को, मतलब ना तो हमें इन्फ्लेशन आने देना और ना ही हमें डिफ्लेशन आने देना। ये स्टडी भी हम किसके अंदर करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद बारी आती है आपकी रोल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर बात करेंगे हम गवर्नमेंट बजट की, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि केंद्रीय विचारधारा का मानना है सरकार का इंटरफेयर होना बहुत ज़रूरी है। बिना सरकार के इंटरफेयर के आप किसी भी इकोनॉमी या किसी भी देश की ग्रोथ नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट बजट में हम क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू यानी रिसीट कहाँ से होती हैं और उनके जो एक्सपेंडिचर हैं वो कहाँ कहाँ किए जाते हैं सरकार के द्वारा, ताकि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। और उससे क्या होगा, यदि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो उससे डिमांड भी बढ़ेगी और हम अपनी इकोनॉमी के अंदर ही बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात होगी गवर्नमेंट बजट के बारे में, सरकार कहाँ से पैसे प्राप्त कर रही है और वो सरकार पैसा खर्च कहाँ कर रही है, ये बातें भी आप लोग पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर बात आई एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट की। पहले इसमें मैं बताता हूँ आपको एक्सचेंज रेट के बारे में। अब ये जो एक्सचेंज रेट है इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज का मतलब है अदला बदली। हमारा रुपया है, डॉलर से इसको एक्सचेंज करें। सपोज करो हमें $1 चाहिए, हमें चाहिए $1, बदले में मान लीजिए हमें 70 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये क्या है, आपकी एक्सचेंज रेट है। किसी देश की करेंसी की एक यूनिट की सहायता से आप दूसरे देश की करेंसी की कितनी यूनिट परचेज कर सकते हो, ये क्या है, एक्सचेंज रेट। रही बात बैलेंस ऑफ पेमेंट की, मैंने पहले वीडियो में बताया था, जहाँ तक मुझे ध्यान में है, कि कोई भी देश अकेले ही अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। उसे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो इंपोर्ट करेगा तो उसे दूसरे देशों को पेमेंट करनी पड़ेगी, और यदि वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसे दूसरे देशों से क्या होगी, रिसीप्ट होगी। और ये जो रिसीप्ट और पेमेंट यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो रिकॉर्ड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप। क्या क्या बातें पढ़ी, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे करना है, उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स कौन कौन सी हैं, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ख़त्म किया जा सके या एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जा सके, इन बातों पे हमें ध्यान देना है। क्लासिकल और केंजियन जो अप्रोच है या थॉट है, उन दोनों के बारे में हमने बात की। थ्योरी ऑफ मनी, मनी की एक जो कंट्रोलेबल अमाउंट है वही होनी चाहिए मार्केट के अंदर, ना तो मनी एक्सेस में हो ना ही डेफिसिट में। हम देखेंगे जो बैंक हैं हमारे वो मनी को कैसे कंट्रोल करेंगे। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इसमें हम बात करते हैं ना तो हमारे देश में मंदी की अवस्था हो ना ही महंगाई या तेज़ी की अवस्था हो, एक जो सामान्य स्तर है वो चलता रहे, ना तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ें ना कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे हों। गवर्नमेंट का जो रोल है उसमें बात आती है गवर्नमेंट बजट की, सरकार कहाँ से रिसीप्ट कर रही है, कहाँ वो पैसा खर्च कर रही है, ताकि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाया जा सके, जिससे देश की विकास या ग्रोथ को सहायता मिले। एक्सचेंज रेट क्या है, यदि आप एक देश की करेंसी लेना चाहो तो बदले में आपको अपने देश की कितनी करेंसी देनी पड़ेगी, कितनी यूनिट देनी पड़ेगी, ये क्या है, एक्सचेंज रेट है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड है किसका, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। आज के लिए केवल इतना ही।